मित्रों, आज 28 मई 2023 है। मैं कटक में हूँ, उत्तर मुंबई के इन में। यहाँ मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर कपिल कुमार जी से। कपिल कुमार जी भारतीय इतिहास पर लगातार काम कर रहे हैं। 1826, 1857, 1885, 1947, उसके बाद की चीज़ों पर वो उनकी अपनी अलग दृष्टि है और वो इतिहास के नवलेखन के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमें मौका मिला है, हम उनसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। कपिल जी, आप नई बातों को लाना चाह रहे हैं, तो लगातार जो इतिहास पर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं किस दृष्टि से हमारे दर्शक इतिहास को, नए इतिहास को समझें। देखिए, सवाल नए इतिहास का नहीं है। सवाल ये है कि जो ऐतिहासिक तथ्य है, जिन तथ्यों को इतिहास में दबाया गया, छुपा के रखा गया, उनको उजागर करने की बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ बंगाल का ही सबसे पहले कि देखिए 1770 में बंगाल में सन्यासी और फकीर विद्रोह। मैं सन्यासी और फकीर विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम मानता हूँ। जब करीबन 100 सन्यासियों को अंग्रेज़ी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने गोली मार दी और उसके बाद जो विद्रोह हुआ, जिसमें किसान भी आ गए, छोटे जमींदार भी आ गए, जिसमें मोहनगिरी रहे, जिसमें लड्डू शाह रहे, जिसमें से देवी चौधरानी निकल के आई, धीरज नारायण निकल के आए, तो वो अपने आप में एक इतिहास है। इसमें तो मुश्किलें भी आई, लेकिन कभी उनको हमारे शिक्षा के अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें नहीं डाला गया। इसी तरीके से देखिए 1857 को लेकर के भी बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि सब बंगाल में कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक बैरकपुर की बात आती है मंगल पाटिल की, जबकि तमाम जगहों पे बंगाल के अंदर सोल्जर्स को जो था उनको डिसआर्म किया गया, रेजिमेंट जो है वो बर्खास्त की गई और इधर से बंगाल से लड़ते हुए लोग तो त्रिपुरा तक गए, वहाँ तक लड़ाई हुई, त्रिपुरा तक गया। तो ये चीज़ें जो सामने आनी चाहिए और इसी तरीके से आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बंगाल को लेकर समझने की है कि बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग इतनी शक्तिशाली कैसे हुई। हाँ, तो प्रजाकृषक पार्टी थी और जब सुभाष चंद्र बोस ने प्रजाकृषक पार्टी से मिल करके गांधी से अनुमति लेकर के वो वार्तालाप शुरू किया और बाद में गांधी मुकर गए उससे, एग्रीमेंट भी हुआ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, गांधी मुकर गए उससे। वो बिरला और ये मौलाना आज़ाद ये खुद लेके आए नेताजी के पास कि इस चीज़ को रोक दो। उसके बाद नेताजी को सस्पेंड भी किया इन्होंने, कांग्रेस से हटाया भी। गुरुदेव टैगोर ने उस समय ये कहा गांधी जी को कि भाई ये आप आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेताजी ने भी यही सब लिखा कि नहीं मानते। ये ऐतिहासिक तथ्य भी वो तथ्य हैं जो लगातार दबाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप 1857 को लेकर पहले जो मेरी शोध ने मुझे दिखाया कि 1857 की तैयारी जो है बहुत पहले से चल रही है और अब तो 1856 का एक चिट्ठी भी मौजूद है कुंवर सिंह, तो पहले से ही मौजूद थी क्योंकि दत्ता ने उसको छापा था। जिस चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा है कि विद्रोह कैसे करना है, क्या करना है, तमाम और दूसरे राजाओं को सब लिखा है। और इसके जो नायक थे, चाहे वो नाना साहब रहे हों, नजीबुल्ला रहे हों, तात्या टोपे रहे हों, बादा का नवाब रहा हो, लोग माजा प्रवास को नहीं पढ़ते। माजा प्रवास इनका आंखों देखा है अकाउंट का लिखा था, विष्णुदत्त गोडसे का लिखा हुआ और उसमें सारी कैसे झांसी तबाह की गई पूरा वो सब है। और उसके अलावा कि पहले प्लान कैसे हो कलकत्ता में कैसे इन लोगों ने बता दिया था, नवाबों भोपाल ने भी, नवाब ये बादा के नवाब
बता दिया था अंग्रेजों को कि तुम धर्म को लेकर के यदि सब करोगे तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। फिर और बहुत से तथ्य 1857 के जो जैसे कुंवर सिंह जब चले तो वहाँ के घसियारों ने अंग्रेज़ों की फ़ौज को, घुड़सवार थे, उस घुड़सवार फ़ौज को घोड़ों के लिए घास देनी बंद कर दी, घोड़ों की मालिश बंद कर दी। तो आप समझ सकते हैं, देखने में तो बड़ी छोटी बात लगती है, लेकिन लड़ाई के अंदर कितनी महत्वपूर्ण है कि घोड़ों को ये सब नहीं करना। तो अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने का श्रेय मैं उन घसियारों को दूँ या गांधी को दूँ? तो घसियारों को दूँगा। इसी तरीके से और मिलता है। तो भिक्कू और सिक्कू करके दो भाई हैं, हलवाई हैं हजरतगढ़ में, और जब कुंवर सिंह वहाँ पहुँचते हैं तो ये अपना जितनी पे शक्कर है वो सब कुएं में डाल देते हैं, इनकी सेना को मीठा पानी पीने को मिले। और जब अंग्रेज आते हैं वापस तो दोनों भाइयों को पकड़ के अंडमान भेज देते हैं, दोनों की वहाँ में मृत्यु। लेकिन उनके परिवार को कोई सुनता से रहने नहीं पाया। तो आज भी बेचारे को क्या रखना कि आज भी बच्चों को कहानी बन के सिर्फ मल्लिका बाई थी मध्य प्रदेश में, नाचने वाली, अंग्रेज़ों की छावनी में जाती थी, नाच करती थी। तो अंग्रेज़ तो दारू पी के धुत हो जाते थे और चुपचाप पर्चियाँ निकाल के ऐसे लोगों को बांटते थे। इसी तरीके से जो प्रतीक थे उस समय के, मतलब अंग्रेज़ पागल हो गए कि कोई उन्हें समझा दे कि जो कमल घूम रहा है, जो रोटी घूम रही है, जो पेड़ की छाल काटी जा रही है, इसका मतलब क्या है। अब वो राजेश टोपे की किताब आई थी, रेड लोटस। अच्छा, ये लखनऊ में अजीजन भाई वगैरह का जो अजीजन का कानपुर। अच्छा, एक लखनऊ का भी नहीं, लखनऊ के देखिए अब ये ऊदा बाई कहने लग गए हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो ये मिलता है कि वहाँ एक बाग के अंदर अंग्रेज़ी सेना जो है आराम कर रही थी और पेड़ के ऊपर से उस पर गोलियाँ चली, जिसमें 5 अंग्रेज़ी अफसर मारे गए और इन्होंने फिर गोली ऊपर चलाई तो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा, तो देखा गया वो एक स्त्री थी। तो आप लोगों ने कहा नहीं ऊदा बाई थी, वो नाम वाम दिया। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करें। तो ये मेरठ में भी ये रूल मिलता है कि जब सिपाही गए वो रेड लाइट एरिया में, तो वहाँ जो नाचने वाली थी उन्होंने कमेंट किया कि तुम्हारे साथियों को तो जेल में बंद कर दिया और तुम यहाँ तफरी करने आए। तो ये लौट के वापस गए। सूफिया करके नाम आता है कश्मीरी उसका वहाँ पे, और अजीजन बाई का कानपुर में है। और अजीजन बाई का तो ये तक है कि जब आखिर में अंग्रेज़ आ गए और उसको पकड़ लिया तो अंग्रेज़ अफसर ने ये कहा कि तुम ईसाई बन जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उसने मना कर दिया, उसको गोली मार दी। अच्छा, बेगम समरू वाली कहानी आ जाती है। बेगम समरू 57 में नहीं है, वो तो पहले की है, पहले की है। इसमें तो जीनत महल की है, जिसने दिल्ली के अंदर गद्दारी की हकीम के साथ मिलके, वो अज़मुल्ला के साथ। और ये दूसरी बेगम हजरत महल है, ये रही नाना साहब के साथ आखिर तक, ये तो नेपाल तक गई। अच्छा, 1857 के बाद मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच की जो लड़ाई थी, आगे चल के सर सैयद अहमद साहब, ये सारे लोगों की जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। देखिए, सैयद अहमद खान साहब अंग्रेज़ों के वो थे मजिस्ट्रेट उस समय वहाँ पे बिजनौर के। ठीक। और इन्होंने 57 के बाद एक किताब लिखी, दास्ताने का दरिया। उसमें जो बातें इन्होंने लिखी बहुत भयंकर बात है। पहली बात ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम तो एक साथ रह ही नहीं सकते। ये तो अंग्रेज़ों ने एक पलटन में रख के इनको बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको एक साथ करा दिया। अंग्रेज़ों को तो चाहिए था कि नादिर शाह ने जो नीति अपनाई थी ईरान में कि अफ़गानों की अलग पलटन बनाओ, फारसियों की अलग बनाओ और एक दूसरे के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल कर सको, अंग्रेज़ों को ये करना चाहिए था, जो मुसलमानों को नहीं करना। दूसरी बात तो ये कहते हैं, और ये बहुत गौर देने की बात है, कि जितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में, उनको ये बज्जात बदमाश बताते हैं। अगर बदमाश भी कहीं तो समझ में आता है, लेकिन मुस्लिम इस्लाम में तो ये कहते हैं ना कि जाति नहीं है, हाँ, बज्जात बोलते हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये सारे कसाई और जुलाहे थे, और जबकि इनके कई साथी थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। फिर एक बात ये कहते हैं कि एंग्लो मोहम्मदन
अलायंस होना चाहिए कि अंग्रेज भी राज करने वाले हैं, हम भी राज करने वाले हैं, तो हम दोनों में अलायंस होना चाहिए। दोनों एलिट क्लास है। हाँ, एलिट क्लास है और हिंदुओं में हम राज करें। इसके बाद जब ये एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज बनाते हैं अलीगढ़ के अंदर, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इनका एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि दिस कॉलेज इज़ नॉट मेंट फॉर इक्के वालास। ये कॉलेज इक्के वालों के लिए नहीं है। एक बात मुझे याद है, मन नहीं मानता था, इन्होंने तो कह दिया। हाँ, फिर इक्के वालों ने, जूते वालों ने, बाकी सारे लोगों ने जमिया बनाई, और जमिया बनाई, लोगों ने बिना पैसे पढ़ाया। बहुत सारे नेशनलिस्ट मुसलमानों के यहाँ कब्रें भी हैं। लेकिन मैं जस्ट एज एन इतिहासकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इक्के वालों के लिए तो ये बन गई, लेकिन बाद में इक्के वाले भी उसी फॉर्मेट पे चले जाते हैं। नहीं, देखिए उसकी वजह एक साथ ये चीज़ें नहीं है। मेरठ की स्पीच में पहले तो एक बार इन्होंने कह दिया था कि हिंदू मुसलमान दो आंखें हैं अपने स्वार्थ में, और बाद में मेरठ की स्पीच में ये कहा कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अलग रहना होगा। यहाँ से ये चीज़ उठी, और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया। बंगाल का विभाजन इस आधार पर करना, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही है बंगाल से। उसके बाद इन सारे इनके मुस्लिम सामंतों को इकट्ठा करके मुस्लिम लीग का बनाया जाए, ठीक है। और फिर कांग्रेस ने इनको बढ़ावा दिया, जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, तो भाई तुमने 1916 के अंदर मुस्लिम लीग से समझौता क्यों किया? क्या सरकार बनाई, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट गांधी की देख ली। जिन्ना ने नहीं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, जिन्ना ने कहा था इसका हमारे देश से कोई लेना नहीं। जिन्ना तिलक के वकील थे, ये भी मंजूर किया। लोगों ने कहा भी तिलक से कि ये तुम्हें सजा दिलवा देगा। जिन्ना उस समय बहुत बड़ा नेशनलिस्ट था। जिन्ना को एंटी नेशनलिस्ट बनाने में और पाकिस्तान की डिमांड कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जब नेहरू रिपोर्ट के बाद में उसने अपनी 14 डिमांड रखी, तो हर कोई कम्युनिटी अपनी डिमांड रख रही है। आप ना मानो एक अलग, बाकी लोगों ने भी रखी, ठीक है भाई। कुर्मी सभा ने भी रखी, ब्राह्मण सभा ने भी रखी, सबने रखी उस समय। आप नहीं मानिए उसको, इन्होंने नहीं मानी, वो राजनीति छोड़ के चला गया वापस इंग्लैंड वकालत कर, और इंटेलिजेंट चला गया, जाने दो उसको। ये देखो ये तो अफसरवादी था, चला गया, ये तो लियाकत अली उसे वापस ले गया। इंग्लैंड के अंदर जब रहमत अली ने ऑक्सफोर्ड के अंदर पाकिस्तान का एक नक्शा छापा, तो जिन्ना से पूछा गया तुम्हारे क्या विचार है? कहता है चाइल्डिश स्कीम है, इम्प्रैक्टिकल। जब इकबाल ने भी पाकिस्तान की बात की, तो जिन्ना ने कहा था शायर के अल्फाज है, शायर ख्वाब देखा करता है। और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे गौर करने की है कि कट्टरता के नाम पे पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना। जिन्ना नमाज नहीं पढ़ता था, उसे अरबी और उर्दू नहीं आते थे, रोज़े वो नहीं रखता था, पोर्क वो खाता था, शराब वो पीता था, बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में रहता। तो वो फिर फेनेटिक्स का लीडर कैसे बन गया? सन 37 का जब चुनाव होता है यूपी में, तो ये समझौता करते हैं कि भाई मिलकर सरकार बनाएंगे चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। और मुस्लिम निखार जाती है चुनाव, तो कहता है हमें सरकार दे दो, ये कहते हैं हम नहीं लेंगे। तो तब वो फिर मुक्ति दिवस मनाते हैं जब ये रिजाइन करते हैं। और अंग्रेज तो बढ़ावा देने को बैठे ही बैठे, इसमें बड़ी बात ही नहीं है कि अंग्रेजों को ही करना है। एक टर्निंग पॉइंट दिया कि किस तरीके से कि देशों में मुसलमानों को मिल करके रहना चाहिए। नेटवर्क को 1936, 34, 46 तक आते आते ये जो दलित और दलित मुस्लिम मिल करके करें और मिल के शासन करें, मिल के एक पावर बने, तो इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने तब किया जब 1946 में अंतरिम। देखिए 46 और इस 30 की स्थिति और 46 की स्थिति में बहुत फ़र्क है। और फ़र्क किस लिए मैं बताऊँगा आपको। 38 के अंदर कोमिला के अंदर अधिवेशन होता है और इंडिया की संसद, प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट, प्रजा कृषक पार्टी रूल कर रही है और मुस्लिम लीग भी उसका पार्ट।
स्वामी सहजानंद सरस्वती चले उधर, वो ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट, वो वहाँ भाषण देने जाते हैं। बंगाल की सरकार पूरी कोशिश करती है कि इसमें किसान ना जाए। कुरान की मुसलमान है, और कुरान की आयतें और रस्ते में बिछवा देती है कि इसमें से चल के नहीं जाएगा मुसलमान किसान। मुसलमान किसान आता है, उन आयतों को ज़मीन से उठाता है, माथे से लगाता है और उस सभा में जाता है। और उस सभा में स्वामी सहजानंद जो भाषण देते हैं वो ये कहते हैं कि भाई भगवान को जो पूछता है वो इंसान पूछता है, और इंसान के लिए रोटी जरूरी है। अगर इंसान नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूछेगा? और रोटी की बात है, किसान साहब देते हैं। इससे जो घबराहट है खासतौर से बंगाल की कांग्रेस में, और जो कांग्रेस के अंदर लीडर डोमिनेट करते थे उनके, तो ये हुआ कि ये लोगों को जो इकट्ठे हो रहे हैं इनको कैसे स्प्लिट किया। ये उदाहरण मुझे उत्तर प्रदेश में मिले जब मैंने अवध किसान आंदोलन करा। अच्छा, बाबा रामचंद्र भाई, वही अयोध्या 1920 में जो अयोध्या किसान सभा की मीटिंग होती है, वहाँ 70-80 हज़ार किसान वहाँ पे मौजूद है, हिंदू और मुसलमान, और मस्जिद और मंदिर दोनों खोले गए हैं उनके लिए पूरे के पूरे लेकर के उसके। और बाबा रामचंद्र एक हाथ में रामायण और एक हाथ में वो कुरान लेके चलते हैं, मदारी पासी सत्यनारायण कथा और मिलाद शरीफ लेके चलते हैं। जिस एका को कांग्रेसियों ने तोड़ा, और इस लेवल तक इन्होंने तोड़ा कि इलाहाबाद से जो लोग गए, जो नेहरू को बहुत बड़ा बताते हैं कि किसान आंदोलन, अरे तुम तो ब्राह्मण थे, तुम इस पासी के साथ मिलकर क्यों लड़े? तुम तो क्षत्रिय थे, तुम कुर्मी के साथ क्यों मिल गए? इस तरीके के बंटवारे इन्होंने किए। तो मेरे में तो इतने उदाहरण हैं साक्ष्यों के आधार के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। उसके बाद में देखिए 1940 में आकर के जितना पाकिस्तान, और उस समय तक उधर अम्बेडकर बात कर रहे हैं। अम्बेडकर ने कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ी नहीं है उनके खिलाफ, उसकी बात कर रहे हैं, और कांग्रेस इसको इग्नोर कर रही है। देखिए कांग्रेस ने एक मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम किया था 1936 के अंदर कि हम, और जिसकी वजह से जीते 37 का चुनाव, फैजपुर अधिवेशन 36 के बाद में लिया गया। लेकिन इनको ये लगा कि कांग्रेस के अंदर अगर किसान ज़्यादा आ गए और ये सब आ गए तो हमारा क्या होगा। तो किसान सभा में भी बैन लगवाया गया बिहार के अंदर, स्वामी सहजानंद सरस्वती में भी बैन लगाया गया। और अगर आप पूरे कांग्रेस के इतिहास को उठा के देखें तो गांधी ने ये तो ज़रूर किया कि कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया, लेकिन इस जन आंदोलन से जो नीचे गांव से नेतृत्व उभर के आता था, उस नेतृत्व को कांग्रेस की जो संगठनात्मक ढांचा था उसमें कभी स्थान नहीं दिया गया। राजकुमार शुक्ल है जो गांधी तक को लेकर गया चंपारण, बताइए मुझे बाद में कहाँ चले गए। बाबा रामचंद्र है, मोतीलाल तेजावत है, स्वामी विद्यानंद है, सहजानंद है, उधर साउथ में है वो क्या नाम, राव अतुरी, पूरा का पूरा ही राजू राव क्या बोलते थे, कितने इस तरीके के नेता, NG रंगा है, दुलाल याजनिक है गुजरात में, इनको नहीं दिया कांग्रेस। कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो हमेशा वही इलिटिस्ट लीडरशिप है पूरी की। और आप एक चीज़ नोट करिए कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था यूं की तरफ से, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में हुआ था, क्योंकि 1857 का भूत इनके सिर पे रहता था। और ये भूत इस लेवल तक रहता था, मैं आपको बताऊं कि 1915 या 17 के करीब की बात है, नेहरू खानदान में ही कोई शादी होनी थी इलाहाबाद में आनंद में, मई के महीने, तो लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो CID इंस्पेक्टर ने लिख दिया कि 10 मई की तारीख आ रही है, लगता है फिर कुछ करने वाले हैं, इकट्ठे हो रहे हैं आनंद में। मतलब इस लेवल तक ये भूत इनपे। और जब भी ये डेट नज़दीक आती थी 30 मई 10 मई वगैरह, तो ये अंग्रेज़ चुपचाप हर छावनी में क्या करते थे कि अपने जो पत्नी वगैरह ये शहर में रहते थे, बच्चों पत्नी वगैरह को सबको छावनी में भेज दिया करते, या किले के अंदर भेज दिया। इलाहाबाद में तो किले के अंदर चले जाते थे, पूरा इतना डर था। मैं आपको दलित राजनीति, हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसलिए दलित राजनीति को बांटने का जो कांग्रेस ने इन पर ध्यान देना छोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि गांधी हमेशा दलित की बात करते थे,
और दलित की के साथ वो छुआछूत नहीं और ये नहीं बोली जाए। लेकिन जितना मजदूर था देश के अंदर, कृषि मजदूर खासतौर से दलित था, गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि इसकी तनख्वाह में बढ़ावा होना चाहिए। ये जो चीज़ें हटी, इनका फायदा मुस्लिमों ने उठाने की कोशिश की कि जात पात को लेकर के दिखाया जाए कि इस हिस्से को अपने साथ ले गए। और इसीलिए वो जोगिंदर मंडल वगैरह जो हैं वो इनके साथ गए। आज भी वही राजनीति की फिर वही बात करते हैं ये कि दलित और इनको मनाया जाए, एक साथ हो जाए मुस्लिम दलित। ओवैसी साहब ये करते हैं। जबकि सुनिए, उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। एक तरफ तो जोगिंदर मंडल का एग्जाम्पल आपके सामने कि किस तरीके से फिर वो पाकिस्तान से भाग के आया है, क्या क्या उसने दिखाया है। जबकि लॉ मिनिस्टर रहा, वो ये कह रहा हूँ लॉ मिनिस्टर तक बनाया इसको, जो है वहाँ पे जिन्ना ने जो है अब कैसे भाग करके आए। ठीक है, अब आप इसका दूसरा देखिए 47 के अंदर, जिसको दलित भूल जाते हैं कि जब पाकिस्तान से पलायन शुरू हुआ हिंदुओं का, तो कराची, रावलपिंडी, लाहौर दलित सारा आना चाहते थे हिंदुस्तान। तो इन्होंने बंदूकें दिखा के उनको रोका। तुम अगर चले गए तो हमारा ही मैल उठाने का काम करना है। और आज भी जो पाकिस्तान में दलित है, तो दलित है सारा का, जिनकी रोज लड़की अगवा करते हैं और ये सब करते हैं, मार के 1.5% 2% पॉपुलेशन रह गई, उतने परसेंट की जगह 13-14% से हट करके पूरा लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना उस समय इस पूरे उसके अंदर कि दलित से जो धोखा किया लेकर। और जो लोग समझते हैं कि भाई वो ठेकेदार है हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म तो आज दलित, देखिए ये एक सवाल मैंने पूछा था एक बार इसमें, अब एक गौर करिए एक बात को कि जब भी ये दलित मुस्लिम अलायंस की बात आती है तो प्राचीन भारत को बहुत कोसा जाता है, ब्राह्मणवाद को कोसा जाता है, मनुस्मृति की बात हमें तो मालूम ही नहीं मनुस्मृति क्या है भाई साहब। और ये मुझे बताइए कि क्या भारत से जो मध्यकाल रहा है भारत का, उस समय कोई दलित नहीं था भारत भाई। शूद्र और उसकी ये सब बात करके करते हैं ना अपना पूरा मीडिएवल, मैं बता तो रहा हूँ मीडिएवल पीरियड में। लेकिन आप किसी हिस्टोरियन से इस पे काम किया हुआ नहीं दिखाएंगे कि मीडिएवल पीरियड के अंदर दलित की क्या स्थिति थी। और जो दलित की स्थिति, ये तो नहीं कि वो चले गए, पलायन कर गए और फिर आ गए 19वीं शताब्दी में शोषित होने को। ये सारा शोषण जो है, जो मुगल सामंती व्यवस्था थी, उसकी वजह से वो शोषण दलित पे पड़ा, उसको ये लोग भूल जाते हैं। कमोड में एक सेमिनार में था, वहाँ एक महिला थी B.R. अम्बेडकर, दिल्ली के ANU के सेंटर की, उन्होंने साहब मैल उठाने वालों में एक पर्चा और हिंदू धर्म को उन्होंने तबीयत से कोसा। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैं कहा मैडम मुझे ये बताइए कि ये मैल उठाना हिंदुस्तान में शुरू कब से? बोली क्या बात? मैं कहा भाई भारतीय संस्कृति में तो टॉयलेट का विचार ही नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री कह रहा है कि घर घर में टॉयलेट बनाओ, गांव में सब जगह, और हम तो ग्रामीण सभ्यता थे, तो ये टॉयलेट आया कहाँ से? तो बोली वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कहा बात, इतना इतिहास मैं नहीं जानता, वो टॉयलेट नहीं थे। और मैं कहा दिक्कत क्या है आपका ये जो सेकुलरिज्म है, इससे आप असलियत छुपाते कि कमोड जो है हिंदुस्तान में तुर्क लेकर के आए, और जब इन्होंने लोगों को वो धर्म परिवर्तन शुरू किए, तो जो लोग नहीं माने उनको ये कहा गया कि तुम धर्म नहीं परिवर्तन करोगे तो तुमसे ये काम करो, और उस काम में उनको लगाया। और बाद में अंग्रेज आ गए, उनको अपने कैंटोनमेंट में कमोड चाहिए था, तो उन्होंने किया। लेकिन वो तथ्य इतिहास के अंदर नहीं छुपाया जाएगा और दलित से छुपाया जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान में तुर्की खाली तुर्की नहीं लाया, कमोड भी लाए। और आप ये समझिए ये तुर्की ये हमारे किन बादशाह, ये समझिए ज़्यादातर तो सल्तनत पीरियड से शुरू होगा, जब से कि राजा इन्होंने थोड़ा। ये मज़े की बात आप देखिए कि मुगलों का भी पूरे हिंदुस्तान पे कभी शासन नहीं, और मुगल बादशाह हिंदुस्तान कहलाते,
आखिरी बात की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। वो एक दिन अपने विवेक मंडल पर बात की, अलग अलग जगहों पर नए तरीके की कॉन्टेंट्स चाहता हूँ। मेवात पर बात मेवात देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेवात का जहाँ तक सवाल है, ये वो मेवात है जिसके बाबर के खिलाफ सब जानते हैं, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। 47 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने वहाँ भी प्रचार वगैरह किया तो मेवातिस्तान की डिमांड उठी। जिन्होंने मेवातिस्तान की डिमांड उठाई, पंजाब के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ भार्गव ने, तो पंजाब तो वहाँ तक था, राणा पंजाब में था उस समय, तो गोपीचंद भार्गव ने इनको दिल्ली पुलिस से अरेस्ट करा। और मैं नाम बोल रहा हूँ इस समय, रिकॉर्ड पे है, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू भैया, गिरफ्तार करा लिया। और जो लोग ये पाकिस्तान चले गए थे उनकी वो ज़मीनें जब्त कर दी। और ये जो मेवातिस्तान की डिमांड कर रहे थे, इनके उन्होंने बैंक अकाउंट सब रोक दिए, वो कर दिए। तो नेहरू श्री प्रकाश को भेजते हैं उससे मिलने मेवाती लीडर से जेल में, और बाद में गोपीचंद भार्गव को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठियाँ सारी मौजूद हैं कि तुमने इसको दिल्ली पुलिस से कैसे गिरफ्तार करा दिया, ये तो पंजाब में आता है। और श्री प्रकाश तो मुझे बता रहा है कि इसका बाहर होना हमारे लिए बहुत फायदा है, और उसको छुड़वाते हैं धीरे धीरे मतलब शुरू होती है। और फिर वर्तमान समय में तो आप जानते हैं किस तरीके से अलकायदा और इधर अपनी जगह फैला रहे हैं, ऊपर से ISI आ गई, सब आ गई, तो ये सब चीज़ें शुरू। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और कहूँगा, ये याद रखें, ये जो बात कर रहे हैं आज दलित मुस्लिम अलायंस, और दलित भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमानों में कितनी जाति प्रथा है? क्या कोई कुरैशी पूरी जाति शेख कुरैशी से शादी कर दे? पाकिस्तान में मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। और आपको ये कहते हैं आपसे सही व्यवहार करेंगे, और हिंदुस्तान के दंगों का इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 30 साल में दलितों के साथ कहाँ पर उन्होंने क्या नहीं किया। एक समझदारी से और सोच के और इतिहास को जान के चलने की बात है, इस पर बात आगे बढ़े। आप हमारे जो दर्शक हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि इतिहास किस तरह से इसको देखें? एकदम आम आदमी जो इतिहास नहीं पढ़ता है, जो इतिहास क्लास 10 तक ही पढ़ कर के आया है, तो उसको जब चीज़ें इधर की व्हाट्सएप में इधर से जो चीज़ें वो भी बड़ा कन्फ्यूज होता है। देखिए, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि इतिहास पढ़ना क्या ज़रूरी है, कि अगर अब उस पढ़ के आप उससे कुछ सीख ना लें तो क्या फ़ायदा। इतिहास आपको केवल अतीत नहीं बताता, इतिहास ये भी बताता है कि आज वर्तमान तक हम कैसे पहुँचे, और अगर हमें अपना भविष्य बनाना है तो हमें आज जहाँ तक हम पहुँचे देखना होगा कि हमने क्या गलतियाँ की, क्या सही रास्ते अपनाए। उन गलतियों से हमें बाहर आना होगा और आगे की प्लानिंग करनी होगी, तब तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, भारत के इतिहास को नष्ट क्यों किया? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो अंग्रेज़ बने, क्योंकि उन्हें ये लगा कि यहाँ अगर भारत में उन्हें अपना साम्राज्य बनाना है तो यहाँ उनका टकराव कोई जंगली लोगों से नहीं है, यहाँ उनका टकराव एक 5-6 हज़ार साल पुरानी बीती जाती सभ्यता से। और जब तक इस सभ्यता को हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम जो है यहाँ पे अपना राज नहीं बना पाएंगे। तो हर चीज़ को भारत की मिथक बता दो। इस्लाम ने भी राम को मिथक नहीं बताया था, ये अंग्रेज़ों ने किया, और उसके बाद मार्क्सिस्टों ने किया। जो अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत का कोई इतिहास नहीं, भारत बल्कि एक भारत नाम की कोई चीज़ नहीं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और सब बातें छोड़िए, अंग्रेज़ों पर ही खाली बात करूँ। भैया एक बात बताइए, अगर भारत नाम की कोई चीज़ नहीं थी तो कोलंबस पागल होकर किस देश में आने का रास्ता ढूंढ रहा था? कि अमेरिका पहुँच गया तो वहाँ इंडिया नाम रख दिया? वो वास्को डी गामा पागल होकर किसको ढूंढ रहा था? कि अफ्रीका की नोक पर पहुँच गया तो केप ऑफ गुड होप कि अब मुझे हिंदुस्तान भारत जाने का रास्ता मिल जाएगा? वो कोई जमूरिन का राज ढूंढने आया था, वो तो भारत से समुद्र रास्ता ढूंढने को आया था। फिर तुम भारत में आ गए, तुमने अपनी क्या बनाई कंपनियाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे बगैर इंडिया नहीं था तो इंडियन कंपनी क्यों बन गई? और फिर अगर इंडिया नहीं था तो इंडियन एम्पायर क्यों बोलते हो अपने भारत के राज को?
ऐसे मिथक बनाए इन लोगों ने। और फिर वो कम्युनिस्टों ने आगे, वो कार्ल मार्क्स ने कह दिया 1853 में कि भारत का तो कोई इतिहास ही नहीं है, इसका इतिहास तो सिर्फ लड़ाइयों का इतिहास है। तो सवाल ये है यहाँ पे कौन राज करेगा, कि तुर्क राज करेंगे या अंग्रेज करेंगे? तो अंग्रेज राज कर रहे हैं, वो कम्युनिस्टों ने उठा दिया उस चीज़ को। हम जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करते हैं, सांस्कृतिक एकता में तो बहुत बढ़िया बात है। इटली की सांस्कृतिक एकता में बात करते हैं, इटली के एक होने की, एकीकरण की, बहुत बढ़िया बात है। और भारत अगर सांस्कृतिक उस पर एक होकर के एक राष्ट्र के रूप में उठता है तो सब भारत नाम की चीज़ ही नहीं, ये धुरापन बनाया गया। तो इतिहास में इस चीज़ को समझिए कि क्यों बनाया गया, क्या इसके पीछे कारण थे, कैसे अंग्रेजों ने 1871 के अंदर रातों रात जातियों में बना दिया हमारे वर्ण व्यवस्था। ये जितने लोग थे, माली, कुम्हार, जुलाहे, आपका ये लोहार, तेली, ये कोई नीची जाति नहीं थे। आर्थिक ये आज भी नहीं है। देखिए सांप्रदायिक व्यवसाय थे कि जनरेशन से लोग वो व्यवसाय करते चले आ रहे हैं। 1871 की सेंसस में अंग्रेजों ने रातों रात लो कास्ट बना दिया, फिर क्रिमिनल कास्ट बना दी भारत के, क्रिमिनल ट्राइब बना दिए भारत के। बुलंदशहर का गुजर क्रिमिनल है, मेरठ का नहीं है, सहारनपुर का फिर क्रिमिनल है, क्योंकि 1857 में बुलंदशहर और सहारनपुर वाला लड़ा था, मेरठ वाला नहीं लड़ा था। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मार्शल रेसेस बना दी, जिन्होंने इनका साथ दिया वो मार्शल रेस हो गई। अपने यहाँ रेजिमेंट बनाते थे, फर्स्ट रेजिमेंट, सेकेंड रेजिमेंट, थर्ड रेजिमेंट, यहाँ बनानी शुरू कर दी महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बांटने के पूरे उसके अंदर। तो ये जो तमाशे थे, हम आज भी उन्हीं हाथों में खेलना चाहते हैं। आज भी हम सेंसस कास्ट के बेस पे करने की सोच रहे हैं। हर समाज सुधारक ने ये कहा कि जाति खत्म होनी चाहिए, जो रूप ले लिया जाती है, क्योंकि रूप था ही नहीं जाती, जन्म से कभी थी, व्यावसायिक थी, ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी, कास्ट की सेंसस कराओ फिर जाती। तो इसलिए इतिहास को देखने के लिए एक शोध में जो कागज आ रहे हैं, और आज इतिहास बोल रहा है और बात खुल के बोल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए किसी बात का विश्वास नहीं, जो भी आपसे कोई बात कहता है उससे कहिए तथ्य बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो मेरे में सोर्स है, तब मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कभी नहीं बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अनौपचारिक ढंग से हमने अपने श्रोताओं के लिए एक बहुमूल्य सामग्री इकट्ठी की। धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका नाम? जतिन। हैं? जतिन। जतिन। जतिन, मैं जतिन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कैमरा संभाला। उनकी बहन आपका अनीता जी को भी इतिहास से हैं, फ्यूचर की बड़ी इतिहासकार हैं।